हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर फिजिक्स लेक्चर। हमें पता है हम चैप्टर शुरू किए थे, हमने साउंड चैप्टर। होप्स आपको जो पहला क्लास था हमारा बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, क्योंकि इस टाइम हमने जो कुछ न्यू पैटर्न से पढ़ा है। ठीक है, तो होप्स अभी आपने सबने रिवीजन किया होगा, आपको सबको समझ में आ गया होगा क्या हुआ था। एक क्विक रिवीजन देते हैं। क्या था सबसे पहले? साउंड एनर्जी के बारे में हमने पढ़ा था, है ना। साउंड एनर्जी याद आ रहा है? साउंड एनर्जी के बारे में हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद चलो ये था साउंड एनर्जी, इसका कुछ डेफिनेशंस पढ़ा था। क्विक रिवीजन हो रही है, ठीक है। उसके बाद ऑडिबल रेंज फ्रीक्वेंसी 20 to 20,000 हर्ट्स होता है जो ऑडिबल रेंज होती है। लेफ्ट हैंड साइड में इंट्रासोनिक, राइट हैंड साइड में अल्ट्रासोनिक, ठीक है। इसका बेसिक टर्मोलॉजी पढ़ा था हमने। टाइम पीरियड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, ये कुछ हमारा वेव डायग्राम है साउंड का। इसके बाद में टाइप्स ऑफ वेव्स पढ़े थे। दैट वर टू टाइप्स ऑफ वेव्स, मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स में और दो टाइप, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स, ट्रांसवर्स वेव। लॉन्जिट्यूडनल वेव्स का एग्जांपल साउंड वेव, ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल वाटर वेव्स। इलेक्ट्रॉनिक वेव्स में हमने बहुत डिफरेंट पार्ट दिखे थे, लाइट, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रेस, रेडियो वेव्स एंड एक्सेट्रा। एक चीज इनमें एक ध्यान रखने जैसी बात है कि मैकेनिकल वेव में क्या है, रिक्वायर्ड्स अ मीडियम। मैकेनिकल वेव में क्या है, रिक्वायर्ड्स अ मीडियम, ये याद रखना है, ठीक है। मैकेनिकल वेव्स में क्या था, रिक्वायर अ मीडियम, और यहाँ पे डो नॉट रिक्वायर अ मीडियम। बस ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन देखा था हमने, साउंड वेव्स और लाइट वेव्स के बारे में डिफरेंशिएट देखा था। साउंड वेव्स और लाइट वेव्स के बारे में डिफरेंशिएट देखा था। ये कुछ डिफरेंशिएट आपने होप्स आपने नोट डाउन कर लिया होगा। मैंने जैसे आपको कहा था कि ये सब कुछ आपको नोट डाउन करना है, ये सब कुछ आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। ओके, चीजें क्लियर है? ओके, आपके नोट्स बनेगा। उसके बाद आते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में पढ़ता है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में हमने देखा था डेफिनेशन, कुछ नोट, ठीक है। इसके बाद ये सब इंपॉर्टेंट है जो अब हम पढ़ने वाले आगे, इको के बारे में। हमने कहा था कि हम इको शुरू करने वाले, 0.1 सेकंड का जो इंपॉर्टेंस है वो हम आगे जानने वाले। और कुछ उसके बाद हमने देखा था परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग, ठीक है। ओके, इसके बाद हमने रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में पढ़ा था। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कैसा है? सेम जो लाइट बिहेव करता है, जो लाइट लॉ फॉलो करता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जो लॉज लगते हैं, सेम लॉ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में भी लगता है, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन, है ना। यही हम पढ़ते हैं। चलो ओके, नेक्स्ट उसके बाद यूज ऑफ रिफ्रैक्शन। यूज ऑफ हमने रिफ्रैक्शन देखा था, सॉरी यहाँ में हमने करेक्शन किया था, दैट वाज रिफ्लेक्शन, यूज ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर इको। आज जो हमारे शुरू करने वाले चैप्टर का जो शुरुआत है, या फिर हम जो सेंटर पार्ट हम शुरू करने वाले, दैट इज इको, ठीक है। आज हमारी कहानी शुरू होगी इको से। तो इको क्या होता है सबसे पहले जानते हैं। द साउंड हर्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन, इंपॉर्टेंट वर्ड है रिफ्लेक्शन, फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑब्स्टेकल सच एज क्लिफ, हिलसाइड, हिलसाइड है, फॉटर ऑफ बिल्डिंग, एज ऑफ फॉरेस्ट एंड एक्सेट्रा। इंपॉर्टेंट और एक चीज जो है यहाँ पे, आफ्टर द ओरिजिनल साउंड हैज सीज्ड, बहुत इंपॉर्टेंट। लेट मी हाईलाइट दिस पर्टिकुलर सेक्शन, सीज्ड आफ्टर द ओरिजिनल साउंड हैज, आप भी हाईलाइट करोगे जैसे हम हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक है। इज कॉल्ड एन इको। मतलब इको क्या होता है भाई? इको होता है जब ओरिजिनल साउंड जब सीज हो जाए, सीज्ड मतलब खत्म हो जाए, जब ओरिजिनल साउंड खत्म हो जाएगा और फिर उसका जो रिफ्लेक्शन आपको सुनाई देगा, मतलब प्योर रिफ्लेक्शन। हम इसको और चीज से कह सकते हैं कि इको क्या है? इको आपको जो साउंड सुनने मिलता है वो प्योर रिफ्लेक्शन है ऑफ साउंड। यहाँ पे ओरिजिनल साउंड सीज्ड हो गया है, सीज्ड मतलब खत्म हो गया है, पैक्ट हो चुका है। सीज्ड का मतलब क्या हो गया? खत्म हो गया है। अब आप नीचे वाले एग्जांपल में देख सकते हो, नीचे में एग्जांपल क्या है, ये प्रोड्यूसर है, साउंड प्रोड्यूसर, यहां से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है ना। ये देखो इको पॉइंट लिखा गया है, यहाँ पे क्या लिखा है? इको पॉइंट। मतलब क्या होगा, यहां से अगर आप हिली रीजन पे गए होगे, सब लोगों ने इको पॉइंट देखा होगा, आपने ट्राई भी किया होगा। ये मैक्सिमम आपको और बहुत अलग अलग चीजों में भी देखने मिलेगा, माउंटेन्स, हिल, बिल्डिंग, या फिर कभी कभी रूम में भी देखने मिलता है, ठीक है। पर जो रूम में देखने मिलेगा उसका कुछ नई टर्मोलॉजी है, वो हम आके देखेंगे। अब देखिए जैसे ये हेलो यहां से शाउट कर रहा है, यहां से जैसे ही इसका साउंड वेव्स निकल रहा है हेलो, माउंटेन पर स्ट्राइक होके
अब क्या हो, जो हेलो है वो साउंड सीज्ड हो चुका है, ओरिजिनल साउंड। अब ये क्या हो रहा है, माउंटेन से यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा, रिफ्लेक्ट हो गया, ये देखिए यहाँ पे एरो दिखाई दे रहा है, रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा और इसे फिर से सुना जाएगा हेलो। जैसे हम कहते हैं ना, जो मूवीज में दिखाते हैं, एक बार चिल्लाते हैं हेलो, फिर 3 टाइम्स रिपीट होता है हेलो हेलो हेलो, इस टाइप ऑफ, है ना। तो ये क्या होता है, ये सब इको होता है, इसे कहते हैं इको। इको का डेफिनेशन क्या बन रहा है, द साउंड हर्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन, द साउंड हर्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, फ्रॉम अ डिस्टिंक्ट ऑब्स्ट्रेकल सच एज क्लिफ, हिल साइड, वॉल ऑफ बिल्डिंग, एज ऑफ फॉरेस्ट एक्सेट्रा, आफ्टर द ओरिजिनल साउंड है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो वर्ड बन रहा है दैट इज सीज्ड, ये आफ्टर ओरिजिनल साउंड है सीज्ड, ये जो इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। मतलब ओरिजिनल साउंड जब तक खत्म नहीं होगा तब तक आपको इको सुनाई नहीं देगा, या फिर उसे हम इको नहीं कहेंगे। ये चीजें ध्यान है आपको। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आते हैं कंडीशन ऑफ इको। कंडीशन क्या है भाई, कंडीशन ऐसी कौन सी कंडीशन, इको तो हमें समझ में आ गया कि इको क्या होता है, ठीक है, यह चीजें हमें समझ में आ गई कि इको क्या होता है। इको क्या होता है, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। इको क्या होता है, साउंड हर्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ डिस्टिंक्ट ऑब्स्ट्रैकल आफ्टर द ओरिजिनल साउंड इज सीज्ड। आपके लिए यही डेफिनेशन बनता है, ठीक है, इको का डेफिनेशन यही बनता है आपके लिए, ये चीजें ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट है कंडीशन, कंडीशन फॉर इको। सबसे पहली कंडीशन क्या है, मिनिमम डिस्टेंस शुड बी ऑफ 17 मीटर, मिनिमम डिस्टेंस शुड बी ऑफ 17 मीटर बिटवीन, किसके बिटवीन में, सोर्स ऑफ साउंड एंड द रिफ्लेक्टर इन द एयर। मतलब सोर्स ऑफ साउंड एंड द ऑब्जर्वर के बीच में जो आपका डिस्टेंस होना चाहिए, दैट शुड बी, मिनिमम डिस्टेंस शुड बी ऑफ 17 मीटर। ये कैसे आया 17 मीटर, ये हम देखेंगे अभी, ठीक है। 17 मीटर कैसे आया, हम 17 मीटर ही क्यों कह रहे हैं, व्हाट इज द रीजन सर, यहाँ पे 16, 18, 10, 20, 100 क्यों नहीं लिया जा रहा है, 17 क्यों लिया जा रहा है, इसका हम रीजन देखने वाले हैं, ठीक है। पहले जान लीजिए कि मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, 17। और दूसरा कंडीशन क्या होगा, द साइज ऑफ रिफ्लेक्टर, वही मतलब जहां से साउंड रिफ्लेक्ट करेगा, जहां से भी साउंड रिफ्लेक्ट करेगा, इट शुड बी लार्ज इनफ एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ द साउंड। मतलब साउंड का जो वेवलेंथ जनरेट होने वाला है ना, उससे कहीं ज्यादा बड़ा होना चाहिए आपका रिफ्लेक्टर, कहीं ज्यादा बड़ा होना चाहिए उसका रिफ्लेक्टर, ठीक है। ओके, अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, द इंटेंसिटी ऑफ साउंड शुड बी सच दैट द रिफ्लेक्टेड साउंड रीचिंग द ईयर इज सफिशिएंटली लाउड टू बी ऑडिबल। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब जो आप साउंड जनरेट कर रहे हो, जिसको आपको इको उसका जनरेट करना है, आपको सिर्फ इको के लिए प्रोड्यूस कर रहे हो, जो साउंड जनरेट कर रहे हो, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आप जो साउंड जनरेट करो उसका इंटेंसिटी ज्यादा होना चाहिए। मतलब आप बहुत अगर धीरे से बोलोगे और कहोगे कि हम 17 मीटर के डिस्टेंस पे खड़े, इको होना चाहिए, नहीं, क्यों 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 नहीं होगा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग के सबसे पहले इंट्रोडक्टरी लेक्चर में पढ़ा था कि साउंड की एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अगर हम एनर्जी जनरेट करें तो हमारी इतनी सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए कि वो रिफ्लेक्ट होने के बाद भी वो एनर्जी मेंटेन्ड होनी चाहिए, सो दैट वो हम तक वापस आए। अगर हम लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी को जनरेट कर रहे हैं, मतलब जो लेस अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी को जनरेट कर रहे हैं और रिलीज करने की कोशिश करेंगे, तो हम देखेंगे कि वो एनर्जी वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगी, और एनर्जी पहुंचेगी नहीं तो रिटर्न कैसे आएगी, है ना। क्योंकि हमें पता है कि एनर्जी क्या होती है, एनर्जी हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होती रहती है, एनर्जी कन्वर्ट होती रहती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनादर। इसलिए जो थर्ड पॉइंट कहता है, द इंटेंसिटी ऑफ साउंड मतलब एनर्जी शुड बी सच दैट द रिफ्लेक्टेड साउंड रीचिंग द ईयर इज सफिशिएंट लाउड एंड ऑडिबल। चीजें क्लियर होगा। अब यहाँ पे आप जो डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हो नीचे, ये देखो, यहाँ पे एक विसल टाइप है, विसल है, यहाँ पे विसल है, विसल से साउंड जनरेट हुआ, ठीक है, विसल से साउंड, यहाँ से साउंड जनरेट हुआ, क्लैप किया गया, साउंड जनरेट हुआ, इसमें बहुत ट्रेमेंडियस अमाउंट ऑफ एनर्जी थी, जो साउंड जाके हिट किया वॉल पे और ये रिटर्न आ गया सेम ऑब्जर्वर के पास जहां से जनरेट हुआ था। अगर हम कह रहे कि ये इको है, अगर हम ये कह रहे कि इको है, तो फिर इसका मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, द मिनिमम डिस्टेंस इज 17 मीटर, द मिनिमम डिस्टेंस इज 17 मीटर। मतलब ये अगर हम कह रहे कि यहाँ पे इको जनरेट हुआ है, हम ये जो कह रहे हैं डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पे सर इको जनरेट हुआ है, तो यहाँ पे बिटवीन ऑब्जर्वर और ये वुड, ठीक है, जो रिफ्लेक्टर लगा हुआ है, इनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा, इनके बीच में डिस्टेंस होगा 17 मीटर का। आया ना, सभी को समझ में आ गया। मतलब यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 17 मीटर का डिस्टेंस, यहाँ पे मिनिमम 17 मीटर तो होगा ही होगा, तभी तो जाके रिफ्लेक्शन हो रहा है,
है ना, मतलब इको जनरेट हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, इको जनरेट हो रहा है। चीजें क्लियर है ना? ओके, चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ इको क्या है? जैसे हमने रिफ्रैक्शन का यूज देखा था, है ना, सबको याद आ रहा है, रिफ्रैक्शन का यूज देखा था, वैसे ही अगर हम इको पढ़ रहे हैं तो इको का यूज क्या है ये देखते हैं। स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इको हैज अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन इन साउंड रेंजिंग एंड इको डेप्थ सराउंडिंग विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स। इसका मतलब ये चीज क्लियर हो गई कि जो इको जनरेट होती है ये किस तरीके का साउंड होता है, ना ही इंफ्रासोनिक ना ही ऑडिबल रेंज, ये होता है अल्ट्रासोनिक। जब हम इको जनरेट करते हैं तो एक तो ऑडिबल रेंज वाला होता है जो हम सुनते हैं, ठीक है। ऑडिबल रेंज का जो इको होता है इसका कोई ज़्यादा मैक्सिमम यूज़ नहीं है, पर जब हम यूजेस के बारे में बात करते हैं जहाँ पे हमें जनरेट करना है तो हम जो साउंड यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे अल्ट्रासोनिक साउंड। अल्ट्रासोनिक साउंड हम यूज़ करेंगे। हमने पढ़ा है अल्ट्रासोनिक साउंड की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड इज ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज। 20,000 हर्ट्ज जो होती है ये हमें पता है कि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है। इंफ्रासोनिक लेस देन 20, ऑडिबल 20 to 20,000 हर्ट्ज एंड अल्ट्रासोनिक मोर देन 20,000 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी। तो हम जब यूज करने वाले इको, ऑडिबल में भी इको मिलेगा, अल्ट्रासोनिक में भी इको मिलेगा, पर अल्ट्रासोनिक हम क्यों यूज करेंगे और इसका यूजेस क्या है ये आगे पढ़ते हैं। हाँ, अल्ट्रासोनिक साउंड आर मोर एनर्जेटिक देन द ऑडिबल साउंड। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। अब किसी ने पूछा कि जो हम यूज कर रहे हैं इको का, इसमें हम ऑडिबल साउंड क्यों यूज नहीं कर रहे, हम अल्ट्रासोनिक साउंड क्यों यूज करें? द रीजन इज दैट द अल्ट्रासोनिक साउंड हैज मोर एनर्जी। द अल्ट्रासोनिक साउंड हैज मोर एनर्जी इन इट देन ऑडिबल रेंज। और अब भी हमने कहा था कि जितना ज्यादा एनर्जी रहेगा उतना बेटर इको आपको देखने मिलेगा, सॉरी सुनने मिलेगा। ओके, यहां तक चीजें क्लियर समझ में आ गया? सो दे हैव द फॉलोइंग 3 प्रॉपर्टीज फॉर देयर वाइड रेंज। अल्ट्रासोनिक साउंड में ज्यादा एनर्जी होने की वजह से इसके जो यूजेस है वो भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा यूजेस है। सबसे पहला ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन रेडी होता है फॉर 2 मार्क्स। व्हाट इज इको एंड व्हाई अल्ट्रासोनिक साउंड इज यूज देन ऑडिबल रेंज। तो सबसे पहला पॉइंट बनेगा अल्ट्रासोनिक साउंड हैज मोर एनर्जी, इज आर मोर एनर्जेटिक देन द ऑडिबल साउंड, ये बनता है। और इनकी जो प्रॉपर्टी है, दे कैन ट्रेवल अनडिविएटेड थ्रू अ लॉन्ग डिस्टेंस। थ्रू अ लॉन्ग डिस्टेंस मतलब ये डिविएट नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, सीधा बोर्ड एग्जाम पे क्वेश्चन बनता है यहाँ से। 2 मार्क्स क्वेश्चन ऐसे जनरेट होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। अल्ट्रासोनिक साउंड में इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि डिविएट नहीं होती, मतलब जो हमारा टारगेट है, अगर हमारा टारगेट फार डिस्टेंस पे रखा हुआ है तो ये अनडिविएटेड जाके उस टारगेट को हिट करेगी, अनडिविएटेड जाके इस टारगेट को हिट करेगी। इसका मतलब कि जो एनर्जी का जो लॉस ऑफ एनर्जी है, आपको लॉस ऑफ एनर्जी यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, फर्स्ट पॉइंट आपको ये कहता है कि देयर इज मिनिमम लॉस ऑफ एनर्जी। देखिए आप जितने भी बच्चे पढ़ रहे इको, सबको पता है कि अनडिविएटेड जगह सबको लाने दैट अल्ट्रासोनिक साउंड कैन ट्रेवल अनडिविएटेड थ्रू अ लॉन्ग डिस्टेंस। पर इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल का तो क्या अदर कोई दूसरा साउंड नहीं कर सकता? कर सकता है। ऑडिबल रेंज भी बहुत दूर तक ट्रेवल कर सकता है अगर हम उसको ग्रेट इंटेंसिटी के साथ अगर प्रोड्यूस करते तो। पर अल्ट्रासोनिक में ऐसा खास क्या है, जो लॉस ऑफ एनर्जी है ना, ये मिनिमम से मिनिमम रहेगा। मतलब मिनिमम अगर लॉस रहेगा तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन रहेगा, तो ये ध्यान रखना हमें। फर्स्ट पॉइंट का मतलब ये है कैन ट्रेवल अनडिविएटेड थ्रू अ लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब होता है कि वहां पे जो लॉस ऑफ एनर्जी हम उसको मिनिमाइज कर रहे हैं सो दैट मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सके हम उस अल्ट्रासोनिक साउंड का, ठीक है। सेकेंड, दे कैन बी कन्फर्म टू अ नैरो बीम, कैन बी कन्फर्म टू अ नैरो बीम। मतलब माइन्यूट से माइन्यूट अगर कोई होल होगा, एकदम माइन्यूट सा होल होगा, वहां पे भी आप अल्ट्रासोनिक साउंड का टेस्ट कर सकते हो। अल्ट्रासोनिक साउंड को यूज करके वहां पे आप इको टेस्टिंग कर सकते हो, ठीक है।
ये जो सेकंड पार्ट है, ये जो आप मैक्सिमम देखोगे जो यूज मशीन्स होते हैं, जैसे कि प्लेन्स, एरोप्लेन्स, सबमरीन्स, शिप्स, इनमें जब डिफेक्ट्स फाइंड करना होता है, इनमें क्या फाइंड करना होता है, जब डिफेक्ट्स, मतलब जैसे ये ट्रैवल करते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये समझते हैं, तो सेकंड पॉइंट है, दे कैन बी कन्फर्म टू नैरो बीम। जैसे कि एक प्लेन है जो इंडिया, एक प्लेन है जो इंडिया टू अमेरिका ट्रैवल कर गया, ठीक है। अब जैसे ही अमेरिका में लैंड करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, इसका सर्विसिंग होगा, चेक किया जाएगा। तो चेक करने के लिए क्या होता है, यहाँ पे चेक किया जाता है कि अगर कहीं प्लेन में कहीं छोटा सा क्रैक ना आ गया हो, तो क्रैक के लिए यहाँ पे अल्ट्रासोनिक टेस्ट किया जाता है। अल्ट्रासोनिक साउंड को, जैसे फॉर एग्जांपल ये प्लेन है, तो फिर प्लेन के अंदर जो होता है ना, अल्ट्रासोनिक साउंड को, अल्ट्रासोनिक साउंड टेस्ट किया जाता है। जहां पे ये हिट करके अगर रिटर्न आता है, मतलब सब वेल एंड गुड। अगर हिट करके कहीं डिविएट हो जाता है, तो मतलब वहां पे कहीं ना कहीं एक माइन्यूट सा क्रैक है। इसलिए नैरो बीम भी इसका बहुत यूजफुल है। थर्ड, दे आर नॉट इजीली एब्जॉर्ब्ड इन अ मीडियम। सिंपल सी बात है, अगर एब्जॉर्ब हो गया तो रिफ्लेक्ट कैसे होगा, हमें रिफ्लेक्शन की जरूरत है ना। हम चाहते हैं कि हम अगर 100% लाइट, 100% अल्ट्रासोनिक साउंड भेज रहे, तो मैक्सिमम में अल्ट्रासोनिक साउंड रिटर्न है, सो दैट हमें बेटर इको मिले, है ना, बेटर रिजल्ट मिले। अगर कंसिडर करते एक वॉल है, वॉल पे हमने अल्ट्रासोनिक साउंड को रिलीज कर दिया, अब उस वॉल ने 100% में से 80% अल्ट्रासोनिक साउंड को एब्जॉर्ब कर गया, 20% उसको रिफ्लेक्ट किया, तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड कम हो गया। इंटेंसिटी ऑफ साउंड कम हो गया तो आपका जो इको है वो भी कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना, इको कम हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है, ये चीजें हमें सारी ध्यान रखनी है। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ सो दैट आप उसको अच्छे से, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है बच्चों, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। जो मैंने एक्सप्लेनेशन किया उस पर भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। इको क्या है, ऑडिबल रेंज में भी बनता है, पर अल्ट्रासोनिक में भी बनता है। हम अल्ट्रासोनिक यूज करते हैं। व्हाट इज अल्ट्रासोनिक, ऐसा साउंड जिसका फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होता है, ठीक है। अल्ट्रासोनिक साउंड क्यों यूज किया जाता है ऑडिबल से, बिकॉज दे आर मोर एनर्जेटिक, ठीक है। उनकी वाइड यूजेस है, यूजेस क्या है, उनके ऐसे क्या प्रॉपर्टीज है जो हमें अल्ट्रासोनिक को एक सुपेरिटी देते हैं ऑडिबल रेंज से। तो पहला है कि अनडिवेटेड है, लॉन्ग डिस्टेंस तक, नैरो बीम से पास हो सकता है, और एब्जॉर्ब नहीं होता है, ठीक है। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अगर हम और यूजेस देखते हैं इसके, हम इसके और यूजेस देखते हैं कुछ, तो ये रहा पहला जो हमारा सिलेबस कहता है, यूज ऑफ इको बाय बैट्स, डॉल्फिन्स एंड फिशरमैन, ठीक है। तो आप देख सकते हो, आपका डायग्राम्स ये बता रहा है कि देखिए जो अल्ट्रासोनिक साउंड है, that animals have a different audible range of frequency, that is example like bats, dolphins and dogs have much higher upper audible limit। जब हमने सब स्टार्टिंग में देखा था, ठीक है, सबको याद आ रहा है, सबको याद आ रहा है, वो स्लाइड याद आ रही है, फिर से एक बार आते हैं, वो ऑडिबल रेंज वाली जो फ्रीक्वेंसी का स्लाइड था ना उसमें आता है, ठीक है। ये देखिए ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कैट और डॉग का जो इंटेंसिटी है साउंड सुनने का वो ज्यादा है, ऑडिबल रेंज से भी ज्यादा। ग्रीन देखो, ग्रीन बार कहाँ तक जा रहा है, 40,000 तक जा रहा है। और बैट और डॉल्फिन्स का देखो, बैट और डॉल्फिन्स का ऑलमोस्ट ऑडिबल रेंज से शुरू होते हुए अल्ट्रासोनिक की लिमिट तक जा रहा है, दैट इज ऑलमोस्ट 20,000 के आसपास, 16 है ना, 16,000 के आसपास जा रहा है। तो देखो इनका जो रेंज है बहुत वाइड रेंज है, इनका रेंज देखिए कितना वाइड रेंज है, ऑडिबल रेंज से कहीं ज्यादा, ठीक है। तो यही बात हम वहां पे यूज, इसी का एडवांटेज हम वहां पे पढ़ने वाले हैं। 1 मिनट का आ गई स्लाइड, ओके। तो यूज ऑफ इको बाय बैट्स, डॉल्फिन्स एंड फिशरमैन। तो जो बैट होते हैं क्या करते हैं, अब इन्हें सभी को पता है, जो बैट जो नेविगेशन सिस्टम यूज करता है वो अल्ट्रासोनिक साउंड यूज करता है। अल्ट्रासोनिक साउंड वो जनरेट करता है फ्रॉम इज थ्रोट, और वो रिलीज करता है अल्ट्रासोनिक साउंड। आप देख रहे हो ब्लू कलर के जो वेव्स जा रहे हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड ये जो इस तरफ ट्रैवल कर रहा है। यहाँ पे प्रिय एक बटरफ्लाई है, इसका फूड, अब क्या हुआ, अल्ट्रासोनिक साउंड यहाँ इस बटरफ्लाई को हिट करेगा, और जितने रीजन में ये हिट करेगा, जितने रीजन में हिट करेगा वो वापस रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि हमें पता है अल्ट्रासोनिक साउंड क्या करता है, रिफ्लेक्ट करेगा, इको जनरेट करेगा, ठीक है। अल्ट्रासोनिक साउंड जैसे ही रिफ्लेक्ट करेगा, बैट के जो ईयर्स है वो रिसीव कर लेंगे, और बैट को पता चल जाएगा कि आगे ऐसा कोई ना कुछ ऑब्स्ट्रेकल है,
इट कैन बी वॉल, इट कैन बी प्रे, ठीक है, फॉर फूड और फॉर वॉल प्रोटेक्शन, या फिर कोई पर्टिकुलर कोई भी और चीज़। तो इस तरीके से बैट डिटेक्ट करता है बाय यूजिंग अल्ट्रासोनिक साउंड, ठीक है। तो बैट यूज अल्ट्रासोनिक साउंड फॉर द नेविगेशन सिस्टम टू डिटेक्ट द प्रे या फिर एनी ऑब्स्ट्रेकल इन फ्रंट ऑफ हिम। चीजें क्लियर है। अब डॉल्फिन का देखते हैं। डॉल्फिन ऑल्सो सेम, ठीक है। डॉल्फिन में यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट पॉइंट देखिए, अ डॉल्फिन स्क्वीज एंड क्लिक सेंडिंग आउट द साउंड वेव्स दैट ट्रेवल थ्रू द वाटर सिंग विद द साउंड, ठीक है। सेकेंड, द वेव बाउंस ऑफ, सेकेंड पॉइंट क्या है, द वेव बाउंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इको बैक टू द डॉल्फिन। अब येलो कलर का वेव्स देख रहे हैं जो हिट कर रहा है बाकी अदर फिशेस को, और व्हाइट कलर का वेव रिफ्लेक्ट हो रहा है। सेकेंड, थर्ड, द टाइम इट टेक्स फॉर द इको टू रीच द डॉल्फिन टेल्स द एनिमल द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। थर्ड पॉइंट, यहाँ से इसको लोकेशन पता चल जाता है। फोर्थ, द वे द साउंड इको टेल्स द डॉल्फिन शेप साइज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखो 4 डिफरेंट पॉइंट्स कि डॉल्फिन किस तरीके से इको को यूज करता है। चीजें क्लियर है, ओके। एक चीज रह गई है हमारा, जो 17 मीटर का जो डिस्टेंस वाला जो टॉपिक था ना वो, ठीक है, हम बताना भूल गए आपसे वो कि वो 17 मीटर ही कैसे आता है। कहाँ गई ये स्लाइड थी, ठीक है। अब हम जानते हैं कि 17 मीटर जो हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, 17 मीटर किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। देखिए अब ये जो 17 मीटर का डिस्टेंस है कि वाई मिनिमम डिस्टेंस इज यूज एज अ 17 मीटर, तो लेट अस कैलकुलेट, ओके। वी नो दैट स्पीड ऑफ अ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड कितना है, स्पीड ऑफ साउंड हम कैलकुलेट करेंगे 340 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ओके। यहाँ तक चीजें क्लियर है, ओके। अब यहाँ पे देखिए, ये है ऑब्जर्वर, ये है यहाँ पे वुडन ब्लॉक दैट इज रिफ्लेक्टर। जब साउंड यहाँ से ट्रेवल करेगा तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, लेट अस कंसीडर डिस्टेंस ट्रेवल डी। अब जब साउंड वापस ट्रेवल करेगा तो फिर से डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, डी। मतलब जो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ डी, टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ डी। हाँ है ना, हाँ है ना, स्पीड पता चल गया। अब हमने जो स्टार्टिंग में पढ़ा था, जो टाइम इंटरवल होना चाहिए दैट शुड बी 0.1 सेकेंड। ये हमने पढ़ा था कि मिनिमम टाइम इंटरवल क्या था, 0.1 सेकेंड। याद आ रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में जो डिस्टेंस ये था, टाइम था, वो 0.1 सेकेंड का था, ठीक है। तो अगर हम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें डिस्टेंस ना, स्पीड कितना है 340, टोटल डिस्टेंस कितना है 2d, टाइम कितना है 0.1, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2d इक्वल्स टू 0.1 इंटू 340, दिस विल बी 2d इंटू 34, d equals to 34 upon 2, that is d equals to 17 meter. So the minimum distance for the eco generation, क्योंकि ये क्या है, ये eco generation है, the minimum distance required for the eco is 17 मीटर। तो यहाँ से कैलकुलेशन होता है हमारा 17 मीटर से, ठीक है। यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं 17 मीटर। अब सबको सभी को समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया 17 मीटर कैसा होता है। क्या किया हमने, स्पीड ऑफ साउंड हमने कैलकुलेट किया 340, टोटल डिस्टेंस 2d। अब एक चीज ध्यान रखना है, जब भी इको का न्यूमेरिकल आएगा, जब भी आपको इको का न्यूमेरिकल मिलेगा, तो यू हैव टू यूज द डिस्टेंस कंसेप्ट एज 2d ओनली। इको में यहाँ पे कीवर्ड लिख लीजिए, कीवर्ड फॉर इको डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन एज 2d, ठीक है। फॉर इको डिस्टेंस इज टेकन ऑलवेज एज 2d, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है। चीजें क्लियर है ना। डिस्टेंस 17 कैसा आया ये भी आपको पता चल गया कि यहाँ पे हम डिस्टेंस 17 ही क्यों लेते हैं, बिकॉज स्पीड ऑफ साउंड, टोटल डिस्टेंस 2d, टाइम 0.1 सेकेंड, ठीक है। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का हम फॉर्मूला लगाते हैं, सभी को पता है। स्पीड 340 पुट कर दिया, डिस्टेंस कितना था 2d, टाइम था 0.1, कैलकुलेट किया तो d कम्स आउट टू बी 17 मीटर। चीजें क्लियर, ओके। अब हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था,
यूज ऑफ इको बाय बैट्स एंड डॉल्फिन, डॉल्फिन का प्रोसीजर पढ़ लिया। अब आते हैं सेकेंड यूज, इको यूज बाय द सोनार। सोनार क्या है? अब आपका एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, यू हैव टू फाइंड द फुल फॉर्म ऑफ दिस सोनार। ठीक है, सोनार का फुल फॉर्म क्या है ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब बताओ अगर आपको पता होगा तो क्या है, किसी को याद है? सोनार का सिस्टम, सोनार का जो फुल फॉर्म है दैट इज साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। दिस सिस्टम डज सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, तो ये वर्क कैसे करता है? अब यहाँ पे हम अल्ट्रासोनिक साउंड को इको के कंसेप्ट के साथ कैसे कोरिलेट करते हैं और कैसे यूज करते हैं ये देखेंगे। देखिए, ये जो शिप है एक्चुअली सोनार यूज करता है शिप और एयरक्राफ्ट्स में, मैक्सिमम शिप में आपको मिलेगा। ये यूज होता है टू फाइंड द डेप्थ ऑफ अ बेड, डेप्थ ऑफ अ बेड, सी बेड, और सेकेंड हमारे दुश्मन को, मतलब एनिमीज, दुश्मन को, या फिर कोई दूसरा सबमरीन होगा दूसरे कंट्री ने, कोई जैसे इंडिया पाकिस्तान है। ठीक है, अगर कुछ वॉर छिड़ी है तो ये सोनार सिस्टम वहां पे यूज होता है। ठीक है, टू फाइंड द एनिमीज शिप और सबमरीन। ठीक है, तो किस तरीके से हम दोनों एग्जांपल देखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल में देखिए, दिस इज ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर का काम क्या रहेगा? ये अल्ट्रासोनिक साउंड को ट्रांसमिट करेगा। कहाँ पे? इन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। आप देख रहे हो एरो हेडेड डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब इसे सी बेड फाइंड करना, इसे पता करना है सी को, सॉरी शिप को, कि कितना नीचे बेड है। ठीक है, क्योंकि टकरा ना जाए ना, इसलिए फॉर प्रोटेक्शन। तो इसने क्या किया, ट्रांसमीटर से साउंड जनरेट कर दिया, अल्ट्रासोनिक साउंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में सेंड कर दिया। अब ये इसे हिट करेगा और रिफ्लेक्ट बैक करेगा, रिफ्लेक्ट बैक करेगा इन अपवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पे लगा हुआ रहेगा एक रिसीवर। रिसीवर का काम रहेगा ये अल्ट्रासोनिक साउंड को कैच करना। जैसे ही ये कैच करेगा, अब यहाँ पे क्या होगा? अब देखिए, आप यहाँ पे टाइम पता कर सकते हो। अल्ट्रासोनिक साउंड की स्पीड आपको पता है, आप किस स्पीड से भेज रहे हो, यू नो द स्पीड। ठीक है, आपको डिस्टेंस फाइंड करना है ना, यू नो द स्पीड। ठीक है, और आपने क्या किया, ट्रांसमीटर से जैसे ही इसके अल्ट्रासोनिक साउंड को ट्रांसमिट किया और रिसीवर पे जब कैच किया, तो इसके बीच का आप टाइम फाइंड कर सकते हो कि कितने देर में आपको मिल गया। स्पीड पता है, टाइम पता है, तो क्या डिस्टेंस आ जाएगा? बस द सेम फॉर्मूला, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इस तरीके से हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं सी बेड का फ्रॉम द शिप। यहाँ पे देखिए डी, दिस इज द नोन पार्ट। स्पीड हमारे कंट्रोल में है, स्पीड हम किस स्पीड से भेज हमें पता है। टाइम हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कितने वक्त में हमने उसको रिलीज किया और कितने वक्त में उसे रिसीव किया। तो इस हिसाब से हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। चीज़ें क्लियर है? अब सेकंड एग्जांपल देखिए, जब कोई वॉर होता है या फिर वॉरशिप के बारे में। ये एक शिप है, अब इसे फाइंड करने की, अगर कोई सबमरीन है जो, अब सबमरीन तो ऊपर होती नहीं है, बेनीथ द सी होती है। सबमरीन तो क्या करेगा, अल्ट्रासोनिक साउंड को रिलीज करेगा, सबमरीन से टकरा के ये वापस आएगा। स्पीड पता रहेगी इसकी, हमें स्पीड पता है, हमें टाइम पता है, तो हम इसके बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें पता चल जाएगा कि जो सबमरीन है वो कितने डेप्थ में रखा हुआ है ना। समझ में आ गया सभी को? कोई दिक्कत है? ठीक है, कोई भी डाउट आता है आपको तो आप पूछ सकते हो बिंदास। चीज़ें क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इको का है मेडिकल फील्ड में। मेडिकल फील्ड में जो इको का हम यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं टू डिटेक्ट द ऑर्गन्स। ठीक है, ऑर्गन्स, या फिर हम कहते हैं कार्डियोग्राफी, सोनोग्राफी, अपने वर्ड सुना होगा सोनोग्राफी एंड ऑल दैट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक डॉक्टर है जो एक पेशेंट के लिवर या फिर पर्टिकुलर जो भी चीज़ है, एक ऑर्गन्स को चेक कर रही है। ठीक है, क्या लिखा है? दिस इज मॉनिटर, दिस इज अल्ट्रासोनिक जेल। जेल बॉडी पे लगाया जाता है, बिटवीन दिस ट्रांड्यूसर और बॉडी के बीच में जेल लगाया जाता है। रीजन इज दैट कि फ्रिक्शन लेस हो। ठीक है, बाकी अदर वो जो रेडिएशन, जो इस ट्रांड्यूसर से जो रेडिएशन अल्ट्रासोनिक साउंड निकलने वाली है वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो, कहीं और डाइवर्ट ना हो, सो दैट 100% आपको मिले। रेडियोग्राफर या आपको कंप्यूटर पैनल आपको दिखाई दे रहा है, तो क्या होगा, यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट से अल्ट्रासोनिक साउंड को हम रिलीज करेंगे,
इस ये ऑर्गन को हिट करके वापस आएगा, मतलब इसमें ट्रांसमीटर और ट्रांसमिशन पार्ट और साथ में रिसीवर पार्ट दोनों लगा हुआ है। यहाँ से ये कैच करके यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। तो इस तरीके से मेडिकल यूज़ में होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर कहीं फ्रैक्चर हो जाता है, आपके बोन्स फ्रैक्चर होते हैं, माइन्यूट फ्रैक्चर, जो मैंने कहा था आपको एग्जांपल दिया था प्लेन्स के डिटेक्शन में, ठीक है, माइन्यूट फ्रैक्चर्स के डिटेक्शन में जो दिया था, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो देखिए यहाँ पे अगर हेयर लाइन क्रैक है जो आपको एक्सरे में विजिबल नहीं है तो आप अल्ट्रासोनिक टेस्ट करवा लीजिए। अल्ट्रासोनिक टेस्ट क्या करेगा, अगर कंसिडर ये आपका बोन है और यहाँ पे एक माइन्यूट सा क्रैक है, तो अगर अल्ट्रासोनिक साउंड आ रहा है यहाँ से जाएगा तो 100% रिफ्लेक्शन देगा, यहाँ पे जाएगा तो 100% रिफ्लेक्शन देगा। लेट मी चेंज द कलर दिस। पर जैसे ही इस क्रैक पे हिट करेगा, इस क्रैक पे, तो ये क्या होगा, ये डिविएट हो जाएगा, ये डिविएट हो जाएगा। 100% आपको रिफ्लेक्शन देखने नहीं मिलेगा क्योंकि गैप है ना, तो बीच में पेनिट्रेट कर जाएगा। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट क्लियर हो जाएगा कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में आपका एक हेयर लाइन क्रैक है, जहाँ से 100% आ रहा है वहाँ पे कोई क्रैक नहीं है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे हेयर लाइन क्रैक भी डिटेक्ट कर सकते हो। दिस इज द मेडिकल यूज ऑफ इको। दिस इज द मेडिकल यूज ऑफ इको। ओके, क्लियर है मेडिकल यूज। तो ये था हमारा इको, इको का पार्ट। अगर कोई भी दिक्कत है यू कैन आस्क मी, यू कैन टेक्स्ट मी, मैसेज मी। चीज़ें क्लियर है? ओके, अब हम कुछ देखते हैं इको में न्यूमेरिकल। जैसे कि हमने कहा था कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ने वाले। तो जो पहला न्यूमेरिकल है, पहला न्यूमेरिकल देखिए क्या कहता है, द ह्यूमन ईयर कैन डिटेक्ट द साउंड इन द फ्रीक्वेंसी रेंज 20 to 20,000 हर्ट्ज। ये हमें पता है, 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक हम फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं। इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज 330, यहाँ पे दिया 330 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 330 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू द ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। करस्पॉन्डिंग मतलब एक बार आपको 20 हर्ट्ज के लिए कैलकुलेट करना है और एक बार 20,000 हर्ट्ज के लिए। क्या फाइंड करना है, वेवलेंथ। वेवलेंथ को डिनोट किससे करते हैं, लैम्बडा से। आपको याद होगा, आपने नोट्स बनाए होंगे तो, ठीक है। तो इसके पहले जब हम न्यूमेरिकल शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, गिवन और टू फाइंड, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले गिवन बनाते हैं। गिवन क्या है, दो तरीके की फ्रीक्वेंसी दी है, F1 20 हर्ट्ज, F2 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। और क्या दिया, स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड को हम V से डिनोट करते हैं, 330 मीटर पर सेकेंड। टू फाइंड वेवलेंथ फॉर डिफरेंट, λ1 λ2, ठीक है। ये हो गया। चलो अब सॉल्व करके देखो तो आपसे बन रहा है क्या। आप लोग ट्राई करो एक बार, कितना बन रहा है आपसे। चलो हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप लोगों से बन गया होगा। हमें वेवलेंथ फाइंड करनी है, समझ में आ गया ना, वेवलेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। तो पहले केस में फाइंड करते हैं। फॉर द फर्स्ट केस फॉर्मूला क्या कहता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये विजिबल है, कलर चेंज कर ली इसका। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम कहता है। स्पीड कितना है, 330। अरे ये बढ़िया विजिबल है ना, इसको अपन फिर से करते हैं। येलो इज लाइक गुड। चलो शुरू करते हैं। गिवन है, सबसे पहले स्पीड दिया है 330 मीटर पर सेकेंड, फिर फ्रीक्वेंसी 1 दी है दैट इज़ 20 हर्ट्ज, फिर दिया है फ्रीक्वेंसी 2 दैट इज़ 20,000 हर्ट्ज,
फिर दिया है आपको टू फाइंड, भाई कह रहे हैं कि वेवलेंथ फाइंड कीजिए। वेवलेंथ मतलब लैम्बडा होता है। लैम्बडा 1 फाइंड करना है फर्स्ट फ्रीक्वेंसी के लिए, लैम्बडा 2 फाइंड करना है सेकंड फ्रीक्वेंसी के लिए। लिखा जा रहा है, ठीक है। सोल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। फर्स्ट केस हमें पता है क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, फॉर्मूला, ठीक है। फर्स्ट केस के लिए स्पीड कितना है 330, डिस्टेंस मतलब क्या फाइंड करना है लैम्बडा, लैम्बडा तो डिस्टेंस होता है, वेवलेंथ, टाइम कितना गिवन है, टाइम ही गिवन है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे टाइम गिवन नहीं है तो देखिए हमने क्या कहा था, फ्रीक्वेंसी क्या है इनवर्स ऑफ टाइम, मतलब फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम, फ्रीक्वेंसी क्या है 1 अपॉन टाइम, तो यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, ठीक है। तो 1 अपॉन टाइम को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन टाइम को हम फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 अपॉन टाइम मतलब फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना है 330 इक्वल्स टू लैम्बडा, फ्रीक्वेंसी गिवन इस पहले केस के लिए 20, तो लैम्बडा को जो मल्टीप्लाई करोगे 330/20 ऐसे ही होगा ना। नहीं क्या कैलकुलेट करना है हमें, फाइंड द वेवलेंथ ना, कुछ गड़बड़ होगी क्या, एक मिनट है बच्चों, एक मिनट, गड़बड़ होगी। ठीक है, फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, फिर से देखते हैं, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 अपॉन टाइम, तो मतलब यहाँ पे 1 लिख दिए तो हो जाएगा 1 अपॉन टाइम मतलब स्पीड दैट इज v इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन f। v कितना है 330, डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, वेवलेंथ दैट इज लैम्बडा एंड फ्रीक्वेंसी इज ओके 1 अपॉन, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं आएगी, ये हो जाएगा डिस्टेंस इनटू फ्रीक्वेंसी। मैं वही कह रहा हूँ 1 अपॉन टाइम का मतलब फ्रीक्वेंसी होता है ना, तो 1 अपॉन टी, तो यहाँ पे 1 अपॉन टी का मतलब फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी ऊपर लिखना था, भूल गया था, ठीक है। लैम्बडा इंटू फ्रीक्वेंसी इज 20 को शिफ्ट कर देंगे तो क्या होगा 330 डिवाइडेड बाई 20 इक्वल्स टू लैम्बडा, तो लैम्बडा विल बी 0 0 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 16 2 16.5 मीटर, क्योंकि डिस्टेंस किस में कैलकुलेट होता है मीटर में, ठीक है। सेकंड केस के लिए ये होगा हमारा फर्स्ट केस, सेकंड केस के लिए फिर से v इक्वल्स टू डायरेक्ट फॉर्मूला बनाते, डिस्टेंस इंटू फ्रीक्वेंसी, v कितना है सेम 330 इक्वल्स टू डिस्टेंस इज लैम्बडा 2, ये लैम्बडा 1 है, लैम्बडा 2 इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी है 20,000 हर्ट्ज इस पर, ठीक है। तो लैम्बडा 2 क्या हो जाएगा 330 डिवाइडेड बाय 20,000, तो लैम्बडा 2 विल बी, कैलकुलेट करो इसे, ये हो जाएगा 16.5 mm, मैं mm में ले रहा हूँ, ठीक है। 10⁻³ 10 इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 16.5 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है, मतलब mm 10⁻³ -3 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। देखो क्या किया हमने, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम। देखो यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, टाइम गिवन नहीं है हमें, फ्रीक्वेंसी गिवन है, पर हमें कैलकुलेशन किसका करना था टाइम का, तो हमने क्या किया 1 अपॉन टाइम, 1 अपॉन टाइम के जो पार्ट है इसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हमारा रिक्वायरमेंट था फ्रीक्वेंसी, तो 1 अपॉन टाइम फ्रीक्वेंसी होता है। चीज़ें क्लियर है बच्चों, ये ध्यान देना है। होप्स तो सभी को क्लियर होगा, है ना, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो फिर से। अब जब सेकंड पार्ट पे आता है, ये ध्यान देना है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन को समझते हैं, इसको सॉल्व करेंगे फिर से। गिवन टू फाइंड अ साउंड प्रोड्यूस ऑन द सरफेस ऑफ अ लेक टेक्स 4 seconds टू रीच अ बोटमैन, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच अ ड्राइवर इनसाइड वाटर एट द सेम डिस्टेंस
इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज 4.5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। ठीक है, ये चीजें पहले समझो कि क्या हो रहा है। ठीक है, चीजें समझते पहले डायग्राम से। ठीक है, चीजें को समझते हैं। ये लेक है, ये लेक है, यहाँ पे एक बोट है, इस बोट पे एक बोटमैन है और एक ड्राइवर है जो अंदर है। ठीक है, यहाँ से साउंड जनरेट हो रहा है। अब ये क्या कह रहा है, डिस्टेंस बिटवीन बोथ, ये डिस्टेंस d और ये भी जो डिस्टेंस है d सेम है। मतलब साउंड और ड्राइवर के बीच का डिस्टेंस और साउंड और बोट के बीच का डिस्टेंस भी सेम है। चीज़ें क्लियर है, ये उन्होंने कह दिया। ओके, अब और क्या कह रहे हैं, द साउंड प्रोड्यूस ऑन द सरफेस ऑफ अ लेक टेक्स 4.5 सेकेंड्स। मतलब यहाँ पे जो साउंड है 4.5 सेकेंड्स ले रहा है बोटमैन तक पहुंचने के लिए। ठीक है, हाउ मच टाइम टाइम पूछा, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू, यहाँ पे आपको टाइम कैलकुलेट करना है t2। अगर हम इसे t1 कैलकुलेट कर दें तो t2 आपको कैलकुलेट करना है। चीज़ें क्लियर है, t2 आपको कैलकुलेट करना है। इफ द स्पीड ऑफ द साउंड इन वाटर इज 4.5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। मतलब क्या करें, जो वाटर में स्पीड है, स्पीड ऑफ वाटर इज 4.5 टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। यही कह रहा है, यही सिचुएशन कह रहा है, ये जो सिचुएशन है वो यही कह रहा है। 4.5 क्या कह रहा है, इफ द स्पीड ऑफ द साउंड इन वाटर इज 4.5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। चीज़ें क्लियर है, तो अब वो कह रहे हैं कि बताइए टाइम कितना लगेगा। चलो अब कैलकुलेशन करते हैं। गिवन हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, इसका सोल्यूशन पार्ट कैसा हो जाएगा, हमें पता है डिस्टेंस। अगर फर्स्ट कंडीशन के लिए बारे में बात करते हैं, ये कंडीशन बोटमैन के लिए कंडीशन, तो क्या होगा, स्पीड इक्वल्स टू फर्स्ट कंडीशन, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड कंडीशन रहेगा स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चीज़ें क्लियर है, बट वी नो दैट d1 इक्वल्स टू d2, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। d1 इक्वल्स टू d2, डिस्टेंस तो सेम है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करता हूँ तो क्या होगा, d1 इक्वल्स टू v1 इंटू t1, और इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करता हूँ तो d2 इक्वल्स टू v2 इंटू t2। बट वी नो दैट d1 एंड d2 आर सेम। इफ लेफ्ट हैंड साइड इज सेम तो राइट हैंड साइड सेम होगा, हाँ है ना। इफ लेफ्ट हैंड साइड सेम तो राइट हैंड साइड सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा फिर, v1 इंटू t1 इक्वल्स टू v2 इंटू t2। हमें फाइंड क्या करना है, t2 में फाइंड करना है, बाकी सब गिवन है। ठीक है, v1 कितना है, v1 इज गिवन एज, v1 मतलब कितना, v1 इज वाटर, v1 ये v1 हो गया ना, v1 एयर हो गया, v2 वाटर हो गया। v1 कितना है 4.5 इंटू t1 इज 4.5, सॉरी t1 4.5 है। ठीक है, हम T2 फाइंड के अंदर T2 इक्वल्स टू क्या होगा, V1 अपॉन V2 इंटू T1, है ना, यही होगा। चीज़ें क्लियर है। अब इन्होंने क्या किया, ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन का देखो यहाँ से, मतलब ये रिलेशन अगर मैं करता हूँ W अपॉन एयर इक्वल्स टू 4.5, है ना, W अपॉन एयर इक्वल्स टू 4.5, तो एयर तो क्या हो जाएगा T2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 4.5 इंटू 4.5, तो T2 इक्वल्स टू 1 सेकेंड्स। तो ये बन गया आपका आंसर। मतलब T2 फाइंड करने के लिए आपको T2 कितना वक्त लगेगा, 1 सेकेंड में पहुंच जाएगा ड्राइवर तक, हाँ है ना। समझ में आ गई चीज़ें। जब यहाँ पे तो कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा कि सर ये 1/1/1 4.5 कैसे, देखिए यहाँ पे क्या है, वाटर अपॉन एयर, वाटर अपॉन एयर है, पर हमें क्या चाहिए V2 मतलब क्या है, ये एयर है और ये वाटर है, हमें V2 अपॉन V1 चाहिए था ना। तो यहाँ पे हमने इन्वर्स कर दिया, ये 1 है हमारे लिए और ये 2 है। इन्वर्स करेगा तो 4.5 अपॉन 1, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4.5।
तो आंसर विल बी 1 सेकेंड। होप सो सभी आप सभी को क्लियर होगा। ठीक है, अगर कोई भी डाउट आता है तब बताइए, हम आगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इसके। चीज़ें क्लियर? थैंक यू।